जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पर। हमारी पहली अपडेट भारत की अग्नि प्राइम मिसाइल को लेकर के आई है। भारत ने आज सुबह 10:55 पर ओडिशा के तट पर अग्नि श्रृंखला की एक नई मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ के अनुसार पूर्वी तट के किनारे स्थित विभिन्न टेलीमेट्री और रडार स्टेशनों ने मिसाइल को ट्रैक और मॉनिटर किया। इस मिसाइल ने उच्च स्तर की सटीकता के साथ सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। गौरतलब है कि अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित इस मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण ने भारत की रक्षा शक्ति में एक बड़ा इजाफा किया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय मिसाइलों की चाहत आज विश्व के बाजार में हो चुकी है और कई देश ऐसे हैं जो भारत की मिसाइल्स को लेने के लिए काफी ज्यादा इच्छुक हैं। सोर्सेज ने आगे बताया कि परमाणु सक्षम मिसाइल पूरी तरीके से कंपोजिट मटेरियल से बनी हुई है और यह परीक्षण बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुआ। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। अग्नि प्राइम को मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है और यही कारण है कि इसको लेकर के डीआरडीओ ये कॉन्फिडेंट है कि इसको हर प्रकार के टेरेन से लॉन्च करने की जो क्षमता है वो भारत के पास उपलब्ध है। हमारी अगली बड़ी अपडेट जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन से आई है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर धमाकों के बाद अब कालूचक मिलिट्री स्टेशन के करीब 2 ड्रोन देखे गए हैं। घटना बीती रात 10 बजे और तड़के 3 बजे की है। रविवार के बाद सेना ने पहले से ही अपने आप को अलर्ट पर रखा है और ऐसे में ड्रोन दिखने के तुरंत बाद इन पर फायरिंग की गई, जिससे ये दोनों ड्रोन वहां से गायब हो गए। सेना ने बयान जारी करके बताया कि ड्रोन दिखने की 2 अलग अलग घटनाओं के बाद तत्काल अलर्ट किया गया और क्यूआरटी के जवाबी कार्रवाई में ये जो ड्रोन थे वो गायब हो गए और अब सुरक्षा बल हाई अलर्ट पे हैं और इस पूरे इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। और माना यह भी जा रहा है कि एयरफोर्स स्टेशन के बाद अब जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है भारत के वो आतंकवादियों के टारगेट पर है और ड्रोन स्ट्राइक करके वहां पे भी जो मिलिट्री की संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान के इशारे पर की जा सकती है। अब आपको तो पता ही होगा कि इसी प्रकार जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में भी रात को ड्रोन से हमला किया गया था। वो बात दूसरी थी कि जिस उद्देश्य के तहत वो हमले किए गए थे उसमें उनके उद्देश्य की प्राप्ति तो नहीं हो पाई और वो चूक गए आतंकवादी। लेकिन इसके बाद से सेना पूरी तरीके से चाक चौबंद है और किसी प्रकार के लापरवाही बरतने के मूड में इस समय सेना नहीं है। दोस्तों हमारी अगली अपडेट भी जम्मू से है। जम्मू में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर रविवार सवेरे हुए ड्रोन अटैक के मामले में लगातार एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब सोर्सेज का ये कहना है कि आतंकवादियों का जो असल लक्ष्य था वो भारतीय वायुसेना की कीमती संपत्तियां थी, लेकिन टारगेट चूकने की वजह से वो सब बच गईं। सोर्सेज के मुताबिक आतंकवादियों का असल निशाना जम्मू के एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग और एयरफोर्स बेस पर खड़े भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर थे। लेकिन दोनों लक्ष्य को निशाना बना करके जब ड्रोन अटैक किया गया तो इनमें से एक ड्रोन ATC बिल्डिंग से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ब्लास्ट हो गया, जबकि दूसरा ड्रोन भी अपना निशाना चूक गया। और इस पूरे मामले की जांच के लिए NSG की एक टीम वहां पर पहुंच चुकी है और सोर्सेज का कहना है कि अटैक में शामिल हुए एक ड्रोन में 5 किलो TNT लदा हुआ था, वहीं दूसरे ड्रोन में इससे कुछ कम मात्रा में विस्फोटक बांधा गया था। सरकार ने मामले की जांच के लिए दिल्ली से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की एक टीम को जम्मू भेजा है, जबकि दूसरी जांच एजेंसियां भी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही हैं। आपको बताते चलें कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में आतंकवादियों की तरफ से 2 ड्रोन अटैक लॉन्च किए गए थे, लेकिन दोनों विफल रहे थे। अपनी अगले अपडेट की बात करें तो ये भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर के बांग्लादेश की यात्रा को लेकर के है। दरअसल एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर सैटरडे से बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां पर वो सैन्य सहयोग को बढ़ाने के विषय में बांग्लादेशी काउंटर पार्ट से बात करने वाले हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना प्रमुख का जो दौरा है यह भारतीय थल सेना प्रमुख के दौरे के 2 महीने बाद आयोजित किया गया है और माना जाता है कि इस चीज़ का इन्विटेशन बांग्लादेशी एयरफोर्स चीफ ने भारतीय वायुसेना प्रमुख को दिया था और उन्हीं के आमंत्रण पर भारतीय वायुसेना प्रमुख वहाँ पर पहुँचे हैं और एयर चीफ मार्शल के तौर पर यह उनका दूसरा दौरा है बांग्लादेश का। यहाँ पर इस दौरे का मुख्य उद्देश्य होगा बांग्लादेशी वायुसेना और भारतीय वायुसेना के बीच में जो सैन्य सहयोग है उसको बनाए रखा जाए, ताकि आने वाले जो समय में आपसी सहयोग है वो यहाँ पर किया जा सके।
अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट ये भी बताती हैं कि शायद यहाँ पर तेजस फाइटर जेट को लेकर के भी बातचीत हो सकती है, लेकिन इसकी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस दौरे में तेजस फाइटर जेट्स को लेकर के कोई बातचीत होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर इस पर कोई अपडेट आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो पूरा का पूरा दौरा है, इसे एक मैत्रीपूर्ण दौरे के तौर पर देखा जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ आपसी सहयोग बढ़ाने के विषय में बात की जाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट सुपर राफेल या राफेल F5 स्टैंडर्ड को लेकर के आई हैं। दरअसल अभी तक कई सारी अपडेट्स ऐसे आई थी जिसमें राफेल F3R और F4 स्टैंडर्ड की कैपेबिलिटी के बारे में जानकारी यहाँ पर शेयर की गई थी फ्रांस की तरफ से। लेकिन पहली मर्तबा एक मीडिया इंटरव्यू में फ्रांस के वायुसेना के वाइस चीफ फ्रेडरिक पेरिसोट ने अपने एक कथन के दौरान राफेल F5 स्टैंडर्ड का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि 2030 तक उनका यह फाइटर जेट उनकी वायुसेना में कार्यरत हो जाएगा। इस एयरक्राफ्ट को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि ये भी राफेल के जैसे एक कनार्ड डेल्टा विंग फाइटर होने वाला है, जो कि अलग अलग मिशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें एयर सुपरमेसी, इंटरडिक्शन, एरियल रिकॉनेसेंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर डेटरेंस शामिल होंगे। फ़र्क इतना होगा कि इसमें पुराने राफेल्स की तुलना में जो एवियोनिक्स पार्ट है, जो रेडार सेक्शन है और जो बाकी के सेंसर्स हैं, वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से लिए जाएंगे। कुल मिलाकर के उनके कहने का मतलब ये था कि राफेल F5 स्टैंडर्ड भले ही एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ना हो, लेकिन इसमें जो पूरा सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वाला होगा और इसमें एसराम के साथ साथ एमराम जैसे मिसाइल्स को शामिल किया जाएगा। वहीं मिटियोर और मीका भी इसकी ताकत को बढ़ाएंगी। अब इसमें लेज़र वेपन के होने की बात तो अभी तक नहीं कही गई है, लेकिन जिस प्रकार की स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं, हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि निकट भविष्य में अगर F5 स्टैंडर्ड में आपको लेज़र वेपन्स देखने को मिले। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी बताया कि निकट भविष्य में इसका जो एवोल्यूशन है वो होता रहेगा और आपको आने वाले समय में राफेल S6 और S7 जैसे फाइटर जेट या F6 या F7 जैसे जो फाइटर जेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के हम ये उम्मीद करते हैं कि राफेल F4 के डेवलपमेंट के बाद तुरंत फ्रांस अपने आप को F5 के डेवलपमेंट में बिजी कर लेगा। वहीं डसाल्ट एविएशन की वेबसाइट की बात माने तो उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ पे काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्द फ्रांस की वायुसेना के जो पुराने राफेल जेट हैं वो F5 स्टैंडर्ड के राफेल जेट से रिप्लेस किए जाएंगे। लेकिन इसके लिए 2030 या उससे ज़्यादा का इंतज़ार हमें करना पड़ सकता है। अपनी अगली अपडेट की बात करें तो ये Su-57 फाइटर जेट्स को लेकर के आई है। आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ समय में Su-57 को लेकर के अलग अलग अपडेट्स आई, जहां पर कभी ये बताया गया कि रशिया Su-57 के ट्विन सीटर वेरिएंट पर काम कर रहा है, तो कभी ये बताया गया कि रशिया साउथ ईस्ट एशिया के कुछ ऐसे देश हैं जिनको अपने एक पोटेंशियल कस्टमर के तौर पर देख रहा है। लेकिन रिसेंटली TSS की एक अपडेट में ये बारे में बताया गया कि रशिया का जो Su-57 फाइटर जेट है उसके लिए पहला कस्टमर ऑलरेडी यहाँ पर चूज़ किया जा चुका है। अब इसमें स्पष्ट रूप से तो ये नहीं बताया गया वो कौन है, लेकिन इसमें जो पहला नाम आ रहा है सामने वो वियतनाम का आ रहा है, यानी वियतनाम Su-57 का एक पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है और बहुत मुमकिन है कि Su-57 का जो ट्विन सीट वेरिएंट है वो पहले वियतनाम को ही मिले। हालांकि भारत भी इस लिस्ट में है, लेकिन भारत को लेकर के स्पष्ट रूप से अभी रशिया ने कुछ नहीं कहा है। रशिया के सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो के टॉप ऑफिशियल्स ने यह बताया कि Su-57 अपनी श्रेणी में सबसे आधुनिकतम फाइटर जेट है और ये ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर करता है जो मौजूदा समय में किसी भी फाइटर जेट के पास नहीं है। और Su-57 दुनिया का ऐसा पहला फाइटर जेट होगा जो ट्विन सीट वेरिएंट के साथ आएगा, वरना दुनिया में मौजूद अभी जितने भी फाइटर जेट हैं उन सब में सिंगल सीट कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। Su-57 अपने साथ 5th और 6th जनरेशन दोनों की जो टेक्नोलॉजी है वो लेकर के उड़ने में सक्षम होगा और ये एयरक्राफ्ट ऐसा होने वाला है जो अपने साथ 4 स्ट्राइक ड्रोन्स को भी वहाँ पर मॉनिटर कर सकता है या उनको कमांड कर सकता है, ताकि जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एनिमी का एयर डिफेंस काफ़ी अच्छा है वहाँ पर Su-57 के बजाय उन ड्रोन्स को पहले भेजा जाए और उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह किया जाए ताकि Su-57 की जो राह है वो आसान हो जाए। वहीं अपडेट में यह भी बताया गया कि Su-57 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा और इसके लिए जो सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो है और रशिया की दूसरी जो ऑफिशियल्स कंपनियां हैं वो इसके लिए एक स्पेसिफिक इंजन भी डेवलप कर रही हैं जो आगे चल के Su-57 के इंजन्स को रिप्लेस करेगा और इसकी ताकत को बढ़ाएगा। तो फिलहाल के अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।